ड्रामा के स्टार्ट में हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर हम हमारी हीरोइन लिज़ी को देखते हैं जिसने कि एक बेटे को जन्म दिया था। यहाँ पर उसके पेरेंट्स तो उसके बेटे को देखने लगते हैं लेकिन उसका हस्बैंड भी उसके पास आता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो, आज तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। लिज़ी कहती है कि क्या तुम अपने बेटे को नहीं देखोगे। वी कहता है कि मैं पहले तुम्हें देखना चाहता था क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। ये बोलकर उसे प्यार से फोrehead पर किस करता है जिससे लिज़ी को लगता है कि उसे दुनिया का सबसे अच्छा हस्बैंड मिला है और उसकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी चल रही है और आज उसकी फैमिली पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर वो लोग एक फैमिली फ़ोटो भी खिंचवाते हैं। लेकिन इसके बाद हमें लिज़ी को उसके रूम में दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी आंखें खुलती है तो देखकर लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा बीमार है। यहाँ पर उसका डॉगी उसके पास आ जाता है। लिज़ी कहने लगती है कि 6 महीने में मेरी ज़िंदगी कितनी बदल गई है, मैं पूरी तरह से वीक पड़ गई हूँ, मेडिसिन तक मुझ पर असर नहीं कर रही है। साइड में मेडिसिन रखी होती है तो वो उसे लेने की कोशिश करती है लेकिन उसे भी नहीं ले पाती और वो नीचे गिर जाती है, जिस वजह से वहाँ पर उसकी मैड मिमी आ जाती है और पूछती है कि क्या हो गया। मिमी उसे बताती है कि मेडिसिन नीचे गिर गई है तो वो कहती है कि मैं आपके लिए और लेकर आ जाऊंगी। जिसके बाद लिज़ी का डॉगी उस दवाई को खाने लगता है जिस वजह से थोड़ी देर में ही उसके डॉगी की तबीयत खराब होने लगती है। ये देखकर लिज़ी घबरा जाती है और अपने डॉगी को देखने लगती है और सोचने लगती है कि आखिर इस दवाई में ऐसा क्या था जिससे कि मेरे डॉगी की तबीयत खराब हो गई है। और उसे समझ में आ जाता है कि उसे सही नहीं बल्कि गलत दवाइयाँ दी जा रही है। वो सोचने लगती है कि आखिरकार उसके साथ ये सब कुछ कौन कर रहा है। तभी उसे फील होता है कि कोई आ रहा है तो वो अपने पपी को लेकर बेड पर ऐसे लेट जाती है जैसे कि वो सो रही है। यहाँ पर उसका हस्बैंड वी और मिमी आते हैं। वी मिमी से कहता है कि इसे दवाइयाँ टाइम से दे देना और कोई गलती मत करना। उसकी आवाज़ सुनकर लिज़ी को थोड़ा अजीब लगता है कि इसकी आवाज़ इतनी रूड क्यों लग रही है मुझे लेकर। जिसके बाद वो अपने रूम से ही देख रही होती है अपने हस्बैंड को जाते हुए, जहाँ पर वो देखती है कि मिमी उसके हस्बैंड का अच्छे से ध्यान रख रही है, उसे बेग वगैरह दे रही है। तो देखकर लिज़ी के दिमाग में डाउट आने लगता है और उसे लगता है कि कहीं उसका हस्बैंड ही तो उसे हर्ट करने की नहीं सोच रहा है। लेकिन फिर सोचती है कि उसका हस्बैंड तो उससे बहुत प्यार करता है तो वो ऐसा नहीं करेगा, तो फिर उसे मिमी पर शक होता है। थोड़ी देर बाद मिमी उसके लिए फिर से मेडिसिन लेकर आती है। लिज़ी उसे काफ़ी ध्यान से देखने लगती है और कहती है कि जब तुम मेरे घर में आई थी तब तुमने कहा था कि तुम्हें मेकअप करना पसंद नहीं है, लेकिन आजकल तो तुम बहुत ज़्यादा मेकअप करने लगी हो। यहाँ पर मिमी का फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जब लिज़ी उसे अपने घर पर पहली बार लेकर आई थी। मिमी कहने लगती है कि ऐसी बात नहीं है मैडम, बस मैंने अभी लगाना शुरू किया है, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो मैं हटा देती हूँ। और अपना मेकअप छुड़ाने लगती है। लिज़ी उसे रोकने लगती है, इसी चक्कर में फिर दवाइयाँ गिर जाती है। मिमी जब दवाई उठाने लगती है तो लिज़ी भी उसकी हेल्प के लिए आती है, लेकिन उसे मिमी के पास जो परफ्यूम की स्मेल आती है तो वो पहचान लेती है कि ये तो मेरा परफ्यूम है, ये मिमी के पास कैसे आया। और यहाँ पर एक फ्लैशबैक याद करती है कि जब भी वो ये परफ्यूम लगाया करती थी तो उसका हस्बैंड उसके साथ ज़्यादातर रोमांटिक हो जाया करता था। वो यही सब सोच रही होती है तब तक मिमी उसके लिए और भी दवाई लेकर आ जाती है और खाने के लिए कहती है, लेकिन लिज़ी तो उस दवाई को खाना नहीं चाह रही होती है। तभी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है जिसे सुनकर मिमी ऊपर चली जाती है और इसी टाइम का फ़ायदा उठाकर वो उस दवाई को फेंक देती है। लेकिन मिमी के आने पर ऐसा दिखावा करती है कि जैसे कि उसने उस दवाई को पी लिया है और उससे कहती है कि मुझे बहुत नींद आ रही है तो मुझे मेरे रूम में लेकर चलो। तो मिमी उसे रूम में छोड़ देती है। नेक्स्ट सीन में रात में लिज़ी अपने रूम में होती है, तभी उसे फील होता है कि कोई आ रहा है, इसलिए वो सोने का नाटक करने लगती है। उसके रूम में मिमी आई होती है जो कि उसे पूरी तरह से ट्रीट करती है और उसे कहती है कि आज मैं तुम्हारे हस्बैंड के साथ यहीं पर रोमांस करूंगी और तुम बेचारी कुछ देख और सुन भी नहीं पाओगी। वो उसका बहुत ही मजाक बना रही होती है जिससे कि लिज़ी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन सच्चाई जानने के लिए वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है। जिसके बाद मिमी लिज़ी के ही कपड़े पहनती है और उसका ही परफ्यूम यूज़ करती है। थोड़ी देर में यहाँ पर वी भी आ जाता है और मिमी से कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लिज़ी को लग रहा होता है कि उसका हस्बैंड मिमी को यहाँ से भगा देगा क्योंकि उसे मिमी ही गलत लग रही होती है, लेकिन लिज़ी को नहीं पता होता है कि उसका हस्बैंड एक नंबर का कमीना है। मिमी वी से कहने लगती है कि कल आप मुझसे खुश नहीं हुए थे ना, इसलिए आज मैं यहाँ पर आपको खुश करने आई हूँ और आज हम दोनों यहीं पर रोमांस करेंगे। वी कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि इसे होश नहीं आएगा, अगर इसे होश आ गया तो तुम क्या करोगी। मिमी कहती है कि मैंने इसे अच्छे से दवाइयाँ पिला दी है तो इसे होश नहीं आने वाला है, हम जो चाहे वो यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर अपने हस्बैंड की सच्चाई जानकर बेचारी लिज़ी का तो दिल ही टूट जाता है, लेकिन अभी भी वो कोई भी रिएक्ट नहीं करती है। यहाँ पर वो दोनों उसी के बेड पर रोमांस करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लिज़ी नीचे उतर कर आती है तो देखती है कि मिमी, उसका बेटा और उसका हस्बैंड तीनों एक फैमिली की तरह बैठे हुए हैं, जो देखकर उसके हाथ का बाउल ही छूट जाता है। जो देखकर मिमी डर जाती है और उसे देखकर थोड़ी नर्वस भी होती है और कहती है कि आपको नीचे आने की क्या ज़रूरत थी मैडम, आप मुझे बुला लेती। तभी लिज़ी गुस्से से उसे एक चांटा लगाती है और बहुत कुछ सुनाने लगती है, लेकिन एक्चुअल में ये सब लिज़ी का इमेजिनेशन होता है, हकीकत में तो उसने कुछ भी नहीं किया होता। तभी यहाँ पर लिज़ी का बेटा मिमी को मॉम कहने लगता है, जो सुनकर लिज़ी को बहुत ही बुरा लगता है। लेकिन यहाँ पर भी तुरंत ही अपने बेटे को उठा लेता है और मिमी से कहता है कि इसके लिए खाना लेकर आओ
और प्यार से लीज़ी को अपने पास बिठा लेता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। देखो तुम्हारी बॉडी कितनी वीक हो गई है। वो उसे टच करने लगता है, लेकिन लीज़ी को कल रात की बात याद आती है और वो उसके हाथ को अपने से दूर कर देती है। लेकिन अभी भी वो उसे कुछ नहीं कहती और कहती है कि तुम मेरे बेटे का अच्छे से ध्यान रखो, मैं अपने रूम में जाती हूँ। लेकिन वो रूम में नहीं जाती और छुपकर उन दोनों की बातें सुनने लगती है। वी मिमी से कह रहा होता है कि इस पे अच्छे से नज़र रखो, जो सुनकर लीज़ी को और भी बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में रात को जब लीज़ी के पास दवाई आती है तो वो थोड़ी सी दवाई एज ए सैंपल अपने पास रख लेती है ताकि पता लगा सके कि आखिर इस दवाई में है क्या, और सोचती है कि मैंने एक दिन दवाई नहीं ली तो मैं कितना एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। जिसके बाद वो चुपके से वी और मिमी की बातें सुनने लगती है, जहाँ पर मिमी वी से कह रही होती है कि आप इसे एक बार में ख़त्म क्यों नहीं कर देते, इसे एक ही बार में मार दो ना, कब तक हम इसे ऐसे ही झेलेंगे। ये बात सुनकर तो लीज़ी के होश ही उड़ जाते हैं, लेकिन वो तुरंत जाकर अपने रूम में लेट जाती है। थोड़ी देर में उसके रूम में वी और मिमी दोनों ही आ जाते हैं। यहाँ पर वो लोग उसे एक पॉइजन वाला इंजेक्शन देने की सोच रहे होते हैं, जिससे कि वो हमेशा के लिए कोमा में चली जाएगी। लेकिन इससे पहले कि वी उसके साथ ऐसा करता, वहाँ की लाइट चली जाती है, जिस वजह से वो लोग उसे इंजेक्शन नहीं लगा पाते हैं और लीज़ी की जान बच जाती है। लेकिन उसके बाद लीज़ी फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि बेचारी का दिल ही टूट जाता है कि उसका हस्बैंड ही उसे धोखा दे रहा है और उसे जान से मारना चाहता है। जिसके बाद लीज़ी को पता चलता है कि उसका हस्बैंड मिमी और उसके बेटे को लेकर बाहर गया है। इस बात का फ़ायदा उठा वो जैसे तैसे अपना फ़ोन ढूंढती है और अपनी फ्रेंड को कॉल करती है। उसकी फ्रेंड कॉल अटेंड करती है और कहती है कि तुम तो अब्रॉड में हो ना, तुम कैसी हो। लीज़ी उसे बताती है कि मैं अब्रॉड में नहीं हूँ बल्कि घर ही हूँ, और उससे हेल्प मांगती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। लेकिन तभी अचानक उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। इधर मिमी और ये लोग कार में होते हैं, जहाँ पर वी को याद आता है कि लीज़ी के कमरे के तो पर्दे खुले हुए थे, इसलिए वो मिमी से इस बारे में पूछता है। लेकिन मिमी कहती है कि मैंने तो कभी भी वो पर्दे खोले ही नहीं हैं, जो सुनकर वी को डाउट होता है और वो जल्दी से कार को मोड़कर घर की तरफ जाने लगता है। इधर लीज़ी काफ़ी डरी हुई होती है, तभी कोई आकर उसके मुंह पर हाथ रख देता है। जिसके बाद हम वी को देखते हैं, जो कि घर वापस आ जाता है और उसके सर में और हाथ में चोट भी लगी होती है। वो जल्दी से लीज़ी के रूम में आता है और देखता है कि पर्दे तो लगे हुए हैं और साथ में लीज़ी भी सो रही होती है, तो उसके सर को टच करके उसे चेक करने लगता है। साथ ही लैंप उठाकर उसे डराने की कोशिश करता है ताकि लीज़ी डर के मारे अपनी आंखें खोल ले। लेकिन यहाँ पर लीज़ी तो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती है, जिससे वी को लगता है कि शायद सब कुछ उसका वहम था। लीज़ी तो सच में ही यहाँ पर उनकी दवाइयों की वजह से सोई हुई है। तभी वहाँ पर मिमी आ जाती है और कहती है कि तुम्हें चोट लगी है, चलो मैं तुम्हारी ड्रेसिंग कर देती हूँ। उनके जाने के बाद लीज़ी अपनी आंखें खोल देती है और हमें यहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक्चुअल में जिस बंदे ने आकर उसके मुंह पर हाथ रखा था, उसे उसकी फ्रेंड ने ही भेजा था हेल्प के लिए। इस लड़के का नाम स्याओ होता है। वो यहाँ पर लीज़ी की हेल्प करता है, उसे बताता है कि तुम्हारी फ्रेंड सी ने मुझे भेजा है। यहाँ पर लीज़ी उस लड़के को पहचानने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि उसने मास्क लगाया होता है। तभी साओ कहने लगता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिलहाल तुम्हें अपने रूम में वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड वापस आने वाला है। इसीलिए वो उसे उठाकर उसके रूम में ले जाने लगता है। लीज़ी उसे यहाँ पर काफ़ी ध्यान से देख रही होती है, क्योंकि उसकी आंखों को देखकर उसे चैन की याद आ रही थी, जो कि लीज़ी का पहला प्यार था और वो भी इसी तरह उसका बहुत ख्याल रखा करता था। लेकिन उस लड़के ने तो अपना नाम साओ बताया होता है, इसलिए वो उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं कहती। जिसके बाद साहू उसे एक सेल फ़ोन भी देता है और कहता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम इससे हमें कांटेक्ट करना। तभी साहू के पास उसके एक फ्रेंड की कॉल आती है, जो बताता है कि हमने वी को रोकने के लिए उसका एक्सीडेंट भी किया है। वो घायल हो चुका है, लेकिन फिर भी रुकने को तैयार नहीं है। वो जल्दी घर पहुंचने वाला है, तो तुम्हें वहाँ से जल्दी निकलना होगा। तो साहू वहाँ से जल्दी निकल जाता है और यही सब लिज़ी सोच रही होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग लिज़ी अपने रूम से बाहर आ जाती है और आकर देखती है कि ब्रेकफास्ट टेबल पर तो उसकी प्लेट ही नहीं लगाई हुई है। तो वो मिमी से कहती है कि क्या तुम भूल गई हो कि इस फैमिली में मैं भी रहती हूँ, तुमने मेरे लिए खाना क्यों नहीं लगाया है। और मिमी को ऑर्डर देती है कि मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ। मिमी कहती है कि मैडम मैं बस अभी बनाती हूँ। लेकिन तभी कोई डोर नॉक करता है। लीज़ी कहती है कि पहले जाकर दरवाज़ा खोलो। जब मिमी गेट खोलती है तो वहाँ पर लीज़ी की फ्रेंड सी आई होती है। मिमी उसे अंदर नहीं आने दे रही होती और कहती है कि यहाँ पर कोई नहीं है, आप चाहिए। तो उसे ज़बरदस्ती घर के अंदर आने की कोशिश कर रही होती है और लीज़ी भी उसे देख लेती है और उसे अंदर बुला लेती है। मिमी ये देखकर घबराने लगती है कि ये तो घर के अंदर आ गई है, इसलिए जल्दी से वी को मैसेज करने लगती है कि मैडम की फ्रेंड आई है, तो आप जल्दी वापस आ जाओ। यहाँ पर ये चीज़ लीज़ी नोटिस कर लेती है और कहती है कि तुम इतनी जल्दबाजी में किसे मैसेज कर रही हो। हड़बड़ाहट में उसका फ़ोन ही नीचे गिर जाता है और सी यहाँ पर उसके फ़ोन पर पैर रख देती है और कहती है कि मैं भी तो देखूँ कि तुम इतनी जल्दी में किसे मैसेज कर रही हो। और वो उसका फ़ोन उठाकर लीज़ी को देती है। इससे पहले कि लीज़ी उसके फ़ोन को खोलती, वहाँ पर भी पहुँच जाता है। लीज़ी उसे देखकर कहने लगती है कि आज तो तुम मीटिंग के लिए जाने वाले थे ना, तो इतनी जल्दी कैसे आ गए। वी कहता है कि मैं फ़ाइल भूल गया था, बस इसीलिए वापस आया हूँ। और वो सी से कहने लगता है कि तुम कब आई। सी कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये अब्रॉड नहीं गई थी, तुम हमसे झूठ क्यों बोल रहे थे। लीज़ी भी उससे पूछने लगती है कि तुमने मेरी फैमिली और फ्रेंड से झूठ क्यों कहा कि मैं अब्रॉड ट्रीटमेंट के लिए गई हूँ।
जबकि मैं तो घर पर ही थी। वी उससे कहने लगता है कि मैंने तो ये सब सिर्फ इसलिए कहा था ताकि ये लोग आकर तुम्हें परेशान ना करें। मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था, मैं बस तुम्हारी सेफ्टी के बारे में सोच रहा था। तो लिज़ी उसे कुछ नहीं कहती है। तभी सी कहने लगती है कि तुम्हारी सर्वेंट बहुत ही रूड है, मुझे अंदर नहीं आने दे रही थी। तो फिर मिमी को सी से माफ़ी मांगनी पड़ती है। जिसके बाद लिज़ी उससे कहती है कि तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो, क्या सब कुछ ठीक है? तो मिमी बहाना बना देती है कि एक्चुअली मेरी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, बस इसीलिए थोड़ा परेशान हूँ। तो लिज़ी उससे कहती है कि तुम अपने घर जा सकती हो कुछ टाइम के लिए, और उसे उसका फ़ोन भी रिटर्न कर देती है। लेकिन मिमी तो जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन वी कहता है कि तुम्हें जाना चाहिए। तो फिर मिमी को मजबूरन जाना ही पड़ता है। जिसके बाद वी लिज़ी को बड़े ध्यान से देखने लगता है कि ये तो बिल्कुल ठीक लग रही है, क्या मेरी दवाइयाँ इस पर असर नहीं कर रही हैं। तभी लिज़ी अचानक कहने लगती है कि मैं बहुत ही वीक फील कर रही हूँ। तो फिर सीबी उससे मिलकर चली जाती है। लिज़ी की बात सुनकर वी को लगता है कि शायद मेरी दवाइयाँ इस पर कुछ ज़्यादा ही असर कर रही हैं, और उसे डॉक्टर की बात याद आती है कि जब दवाइयाँ ज़्यादा असर करने लगे तो और ज़्यादा दवाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं है। तो वो सोचता है कि मैं कुछ दिनों के लिए इसकी मेडिसिन बंद कर दूँ। लगता है कि अब ये ऐसे ही कुछ दिनों में मर जाएगी। जिसके बाद सी साओ की कार में जाकर बैठती है और उसे वो पाउच देती है जो कि उसे लिज़ी ने चुपके से दिया था, जिसमें कि उसकी मेडिसिन का सैंपल था। वो उससे कहती है कि इसे चेक करवाओ कि आखिर इसमें है क्या, जिसे खाने से लिज़ी इतनी वीक होती जा रही है। साओ कहता है कि हम जल्दी इस बारे में पता लगा लेंगे। इधर मिमी तो घर पे होती नहीं है, इसलिए वी बहुत अच्छे से लिज़ी के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और उसे प्यार से खिला भी रहा होता है। तभी यहाँ पर मिमी आ जाती है और कहती है कि मैं वापस आ गई हूँ। उन दोनों को साथ देखकर मिमी जेलस फील करती है कि बॉस वापस से अपनी वाइफ के क्लोज आने लगे हैं। तभी वी के पास एक कॉल आती है जिसे अटेंड करने के लिए वो थोड़ा दूर जाता है, और उस कॉल को अटेंड करने के बाद थोड़ा परेशान भी हो जाता है। और फिर आकर लिज़ी से कहता है कि मुझे कंपनी में कुछ इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए मैं जाता हूँ। ये देखकर लिज़ी परेशान हो जाती है कि आखिर बात क्या है। जिसके बाद वो अपनी फ्रेंड को मैसेज करके पूछती है कि क्या टेस्ट का रिजल्ट आ गया है। वो कहती कि नहीं, अभी नहीं आया है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि तुम्हें अपनी बॉडी को चेक करवाना होगा। लिज़ी कहती है लेकिन मैं घर से बाहर कैसे निकलूँ। सी कहती है कि तुम टेंशन मत लो, साव कुछ ना कुछ सोच ही लेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दो लोग इलेक्ट्रिशियन बनकर उनके घर में घुस जाते हैं, जिसमें से एक साव ही होता है। मिमी उन्हें रोक रही होती है, लेकिन साव कहता है कि हमें यहाँ से कंप्लेन मिली है कि लाइट्स ऑन ऑफ हो रही है, इसलिए हम लोग सारा सिस्टम चेक करने आए हैं। यहाँ पर जो दूसरा बंदा होता है वो तो मिमी को अपने साथ बिजी कर लेता है, और साव जाता है लिज़ी के कमरे में और उसे बताता है कि हमने यहाँ पर सभी जगह कैमरास लगवा दिए हैं जो कि तुम्हारे फ़ोन से कनेक्टेड हैं, तुम उन लोगों को लाइव अपने फ़ोन में देख पाओगी। ये हेल्प करके वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद रात को लिज़ी अपना फ़ोन देखती है तो वो देखती है कि मिमी और वी के बीच में कुछ झगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो मिमी को मारता है और कहता है कि आज रात में नहीं आऊँगा। जो जानकर लिज़ी को बाहर निकलने का मौका मिल जाता है और वो अपने फ्रेंड्स को मैसेज करती है कि मुझे आज ही यहाँ से निकलना होगा। जिसके बाद वो दोनों लिज़ी को लेने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं और उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पर उसका टेस्ट वगैरह किया जाता है। जिसके बाद सी और लिज़ी लिप लेकर वापस जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर दो बंदे आ जाते हैं जो कि लिज़ी को पहचान लेते हैं। लिज़ी सी से कहने लगती है कि ये तो वी के भाई है, शायद इन्होंने मुझे पहचान लिया है, तो अब हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। इसीलिए वो जल्दी से वहाँ से चुपके से निकल जाती है, लेकिन वी के भाई भी उसे ढूंढने में लगे हुए थे। इधर लिज़ी भागते हुए अचानक गिर जाती है। तभी यहाँ पर साव आ जाता है और उसे अपनी गोद में उठाकर ले जाता है और उसे पार्किंग एरिया में ले जाकर छिप जाता है। साव को देखकर उसे फिर से चैंग की याद आ रही होती है, लेकिन फिर भी वो उसे कुछ कह नहीं पाती। जिसके बाद उसे कार में बैठाकर ले जाता है और वो लोग वी के भाइयों की नज़रों से बच जाते हैं। लेकिन वी का भाई उसे कॉल करके बता देता है कि मैंने आपकी वाइफ को हॉस्पिटल में देखा है, इसलिए आपको घर जाकर चेक करना चाहिए। तो वो लोग जल्दी से घर पहुंचते हैं, जहाँ पर उन्हें ऐसा लगता है कि वी आ गया है। लेकिन वी जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो सबसे पहले वो मिमी के कमरे में जाता है, जहाँ पर वो मिमी और अपने बेटे को सोते हुए देखता है। जिसके बाद वो लिज़ी के कमरे में जाता है, जहाँ पर लिज़ी भी सो रही होती है, लेकिन फिर भी उसे डाउट होता है, इसलिए अपने डाउट को क्लियर करने के लिए उसके क्लोज जाता है और उसकी हार्ट बीट चेक करता है और सोचता है कि अगर ये भाग कर आई होगी तो इसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज होगी। लेकिन उसकी हार्ट बीट तो नॉर्मल होती है, इसलिए उसे उस पर कोई भी डाउट नहीं होता है। थोड़ी देर बाद वी किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है, किसी के मर्डर वगैरह की, जो कि लिज़ी सुन रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक आवाज़ होती है तो वी उधर जाने लगता है। लिज़ी मारने के लिए फ्लावर पॉट उठा लेती है, तो वी कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। तो लिज़ी बहाना बनाने लगती है कि मैं डर गई थी, मुझे लगा कि कोई चोर आ गया है। वी उसे संभालते हुए कहता है कि पता नहीं आजकल तुम भी कैसे कैसे सपने देखने लगी हो, यहाँ पर कोई चोर वोर नहीं है, बस मैं ही हूँ। और वो उसके क्लोज जाकर उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन लिज़ी को तो उसका धोखा याद आता है, इसलिए वो उसके ऊपर वॉमिट ही कर देती है, जिससे कि वी उससे दूर हो जाता है और शावर लेने चला जाता है। जिसके बाद जब लिज़ी सो रही होती है तो उसे उसके बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, तो वो उसके रूम में जाती है तो देखती है कि उसके बच्चे को फीवर है। यहाँ पर वो मिमी को हटाकर अपने बेटे को चेक करने लगती है, लेकिन यहाँ पर वी मिमी को इशारा करता है कि तुम लिज़ी को पकड़ लो, और वो अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाने लगता है मिमी के साथ।
और लिज़ी को घर ही छोड़ देता है, जिससे कि लिज़ी को बहुत ही बुरा लगता है। जिसके बाद लिज़ी के फ़ोन पर रिपोर्ट्स आ जाती हैं, जिससे उसे पता चलता है कि उसे ऐसा पॉइज़न दिया जा रहा है जिससे कि धीरे-धीरे करके उसके सारे ऑर्गन्स ख़राब हो जाएँगे और ऐसा लगेगा कि उसकी मौत एक नेचुरल मौत है। जिसके बाद वो लोग जब उसके बेटे को लेकर वापस आते हैं तो लिज़ी वहीं पर लाइट्स ऑफ करके बैठी होती है। वी जैसे ही लाइट ऑन करता है तो उससे पूछता है कि तुमने लाइट्स क्यों नहीं जलाई थी? लेकिन लिज़ी उसे कुछ नहीं कहती और मिमी से कहने लगती है कि मुझे अपना बेटा दे दो। लेकिन मिमी देने को तैयार नहीं थी और उसे वी भी रोक रहा था। कहता है कि तुम बीमार हो, तुम उसे संभाल नहीं पाओगे, उसे मिमी के पास ही रहने दो। तो गुस्से में लिज़ी वी को चाटा ही लगा देती है और कहती है कि मुझे मेरा बेटा दो। तो फिर मिमी को उसका बेटा उसे देना पड़ता है। लिज़ी अपने बच्चे को ले लेती है तो वी कहने लगता है कि तुम आजकल इतना गुस्सा क्यों करने लगी हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, बस इसीलिए मैंने इस बच्चे को मिमी के पास छोड़ा है ताकि उसका अच्छे से ख्याल रख सके और तुम्हें भी ज़्यादा परेशानी ना हो। लिज़ी को वी पर गुस्सा तो बहुत ही आ रहा होता है, लेकिन फिर भी चुप ही रहती है। नेक्स्ट सीन में वी और मिमी बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर वी उससे कहता है कि आजकल तुम मुझसे दूरी रहो तो ही बेटर है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत कर देना। उसकी ये बातें यहाँ पर मिमी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए वो वी के खिलाफ़ कुछ प्रूफ ढूंढने लगती है, जिसके लिए वो उसके स्टडी रूम में जाती है और एक पेन ड्राइव में उसके खिलाफ़ कुछ सबूत इकट्ठा कर लेती है। ये सब कुछ लिज़ी भी अपने फ़ोन में देख रही होती है और वो सोचती है कि मुझे भी कुछ ऐसे ही प्रूफ इकट्ठा करने चाहिए ताकि मैं अपने हस्बैंड को सज़ा दिलवा सकूं। नेक्स्ट सीन में साव और सी हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पर वो डॉक्टर से लिज़ी के इलाज के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि वो ठीक हो जाएगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा और उसके लिए कुछ मेडिसिन दे देते हैं साव को। साव उन मेडिसिन को लेकर जाने लगता है तो सी उसका हाथ पकड़कर रोकती है और पूछती है कि क्या तुम लिज़ी को अपने बारे में कभी नहीं बताओगे? जिस पर साव उसे कुछ नहीं कहता। तभी सी के पास लिज़ी का कॉल आता है और उन्हें मिलने के लिए बुलाती है। वो लोग एक कैफ़े में मिलते हैं, जहाँ पर सी उसे दवाइयाँ दे देती है और कहती है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। लिज़ी कहने लगती है कि मेरा हस्बैंड बहुत ही कमीना है और इस पेन ड्राइव में मुझे उसके खिलाफ़ कुछ सबूत मिले हैं। तुम लोगों को पता लगाना होगा कि आखिरकार वो करता क्या है। जिसके बाद लिज़ी जब कॉफ़ी पीने के लिए उठाती है तो उसके हाथ काँप रहे होते हैं और उसके हाथ पर ही गिर जाती है, जो देखकर साव उसकी केयर करने लगता है और उसके हाथ को पोंछने लगता है। जो देखकर लिज़ी को फिर से चैंग की याद आती है कि चैंग भी उसका ऐसे ही ख्याल रखा करता था। इसीलिए वो साव को चैंग कह के बुलाती है, जिससे कि साव और सी दोनों ही डर जाते हैं। फिर साव कहने लगता है कि मेरा नाम चैंग नहीं है, जो सुनकर सी हॉस्पिटल की बात याद करती है, जहाँ पर उसके पूछने पर साव ने उससे कहा था कि मैं अपनी पहचान कभी भी लिज़ी को नहीं बताऊँगा। इसीलिए यहाँ पर सी भी उसे कुछ नहीं बताती है। लिज़ी कहने लगती है कि मैं बहुत ही परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। ऊपर से उसने मेरी बेटी को भी अपनी मॉम के पास भेज दिया है, पता नहीं मेरी बेटी कैसी होगी। सी कहती है कि तुम टेंशन मत लो, हम उसे छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। जिसके बाद वो लोग वी पर नज़र रखे हुए थे, जहाँ पर वो देखते हैं कि एक बंदा आकर वी को कुछ बैग में सामान देता है। लिज़ी उस बंदे को पहचान लेती है और कहती है कि ये तो वही है जिसने मेरी कंपनी में फ्रॉड किया था और मैंने तो इसे कंपनी से निकाल दिया था, तो फिर ये वी के साथ क्या कर रहा है। वो लोग सोचने लगते हैं कि आखिर वी ऐसा क्या काम करता है जिसके पीछे वो इतना पागल है। जब वी निकल जाता है तो लिज़ी कहती है कि पक्का वो घर गया होगा, तो हमें जल्दी से घर पहुंचना होगा। जब वो लोग घर जा रहे होते हैं तो रास्ते में लिज़ी कहती है कि अब टाइम आ गया है कि मैं भी उसे अपना रूप दिखा दूँ। अब मैं वीक नहीं पड़ सकती, जैसा गेम वो मेरे साथ खेल रहा है मुझे भी उसके साथ वैसा ही गेम खेलना होगा। जो सुनकर सी कहती है कि इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, ऐसा खतरा मोल मत लो। लेकिन लिज़ी कहती है कि वो तो मुझे वैसे भी जान से मारने की सोच ही रहा है। जो सुनकर साव अचानक से कार रोक देता है और कहता है कि क्या वो तुम्हें मारने की सोच रहा है। लिज़ी उन लोगों को बताती है कि हाँ, वो लोग मुझे एक ऐसा इंजेक्शन दे रहे थे जिसके बाद मैं हमेशा के लिए कोमा में चली जाती, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसके पास ये पॉइजन वाले इंजेक्शन आखिर आ कहाँ से रहे हैं। इसलिए वो सी और साव को पता लगाने के लिए कहती है कि पता लगाओ कि वो ये सारे ड्रग्स और पॉइजन ला कहाँ से रहा है। सी कहती कि ठीक है, लेकिन उन लोगों को लिज़ी की फ़िक्र भी हो रही होती है, इसलिए वो कहते हैं कि अगर घर जाकर कोई प्रॉब्लम होगी और तुम 1 घंटे के अंदर हमें कांटेक्ट नहीं करोगी तो हम वहाँ पर पुलिस लेके आ जाएंगे। लिज़ी कहती है कि ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है तो तुम लोग वहाँ पर मेरी हेल्प करने के लिए आ जाना। इधर वी घर पर आता है और मिमी पर हाथ उठाता है और कहता है कि तुम्हारे होते हुए वो घर से गायब कैसे हो गई। तभी वहाँ पर लिज़ी आ जाती है, उसे देखकर भी उससे पूछता है कि तुम कहाँ गई थी। लिज़ी कहती है कि मैं थोड़ा बोर हो रही थी इसलिए बाहर टहलने चली गई थी। मिमी उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें घर से बाहर जाने से पहले मुझे बताना चाहिए था, और आखिर आप घर से बाहर गए ही क्यों। उसके इस एटीट्यूड को देखकर लिज़ी उससे कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझसे ऐसे बात करने की। मैं तुम्हारी मैडम हूँ, ना कि तुम मेरी। अब क्या मुझे घर से बाहर भी तुम्हें बता कर जाना होगा। तभी वी उसके पास बैठकर बनने लगता है और वो भी मिमी को डांटने लगता है और कहता है कि अभी के अभी मैडम से माफ़ी मांगो। इसलिए मिमी को उससे माफ़ी मांगनी पड़ती है। जिसके बाद वी उससे पूछता है कि वैसे तुम लिज़ी कहाँ गई थी। लिज़ी बताती है कि मैं अपने बेटे के लिए स्कूल देखने गई थी, अब हमें उसका भी तो एडमिशन कराना होगा ना। इधर हम सी और साव को देखते हैं, जो कि लिज़ी के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। तभी सी के पास मैसेज आ जाता है लिज़ी का कि वो ठीक है।
जो जानकर साव को थोड़ा रिलैक्स फील होता है। नेक्स्ट सीन में हम लीजी को देखते हैं जो कि कार में कुछ ढूंढ रही होती है, जहाँ पर उसे एक सेल फोन मिलता है। वो सोचती है कि शायद ये मेरे हस्बैंड का कोई दूसरा सेल फोन है, इसमें मुझे कोई ना कोई एविडेंस जरूर मिलेगा। जैसे ही वो उसे खोलने वाली होती है, वहाँ पर साव आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि ये तुम गलत कर रही हो। वो उस फ़ोन को लेता है और उस पर जो लीजी के फिंगरप्रिंट्स होते हैं उन सभी को मिटा देता है और फ़ोन को वैसे ही वापस रख देता है और लीजी को कार से बाहर निकालता है। लेकिन लीजी निकलने को तैयार ही नहीं थी। वो कहती है कि मुझे तो फ़ोन चेक करना है। लेकिन साव को पता होता है कि वहाँ पर कोई भी आ सकता है, इसलिए वो लीजी को ले जाकर अपनी कार में बिठा लेता है और उससे कहता है कि अगर तुम ऐसे करोगी तो पकड़ी जाओगी। तुम्हें जो भी जानना है उस बारे में मैं तुम्हें बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे हस्बैंड के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी निकाल ली है। जो सुनकर लीजी कहने लगती है कि आखिरकार तुम मेरे हस्बैंड के बारे में इतनी रिसर्च क्यों कर रहे थे। जिस पर साव कहता है क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। जो सुनकर लीजी को फिर से चैंग की याद आती है और उसे याद आता है कि चैंग की और उसकी शादी होने वाली थी और वो अच्छे से रेडी होकर चैंग का वेट कर रही होती है। लेकिन चैंग ने उससे कॉल करके सिर्फ यही कहा था कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, हम हमारा रिश्ता यहीं पर ख़त्म करते। उसने कोई रीज़न भी नहीं बताया होता, जिससे कि लीजी को बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ था। वो चैंग को रोकने के लिए उसके पीछे भी जाती है, लेकिन चैंग नहीं रुकता और उसे अकेले छोड़कर चला जाता है। ये सब सोचकर वो रोने लगती है। जब साव उसे इमोशनल देखता है तो उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन खुद पर कंट्रोल करके खुद को रोक लेता है, क्योंकि वो उसे अपनी सच्चाई नहीं बताना चाह रहा होता। जिसके बाद वो लीजी को कुछ डॉक्यूमेंट दिखाने लगता है, जिसमें कि लीजी के हस्बैंड वी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि वो लीजी की कंपनी के पैसों को कहीं और ट्रांसफ़र कर रहा है। उसके आधे से ज़्यादा शेयर्स भी बेच दिए हैं और साथ ही उसके डैड को भी कहीं पर रखा हुआ है ताकि उनकी दूसरी प्रॉपर्टीज़ भी अपने नाम पर करवा सके। साथ ही उसे बताता है कि वी किसी ब्लैक गैंग के साथ मिला हुआ है जो कि काफ़ी खतरनाक गैंग है। ये सब जानकर लीजी बहुत ही रोने लगती है और कहती है कि मुझे मेरे दोनों ही लवर्स ने धोखा ही दिया है, किसी ने भी मुझसे सच्चा प्यार नहीं किया। वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और कार से उतरकर बीच रास्ते में भागने लगती है। तभी उसका एक्सीडेंट होने वाला होता है, लेकिन साव आकर उसे खींच लेता है और कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, मरना चाहती हो। लीजी कहती है कि हाँ मुझे मरना है, अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ। लेकिन साव उसे समझाता है और उसे टाइटली हग कर लेता है, जिससे कि लीजी को थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है। जिसके बाद वो लोग सी के साथ होते हैं, जहाँ पर साव डिटेल में उसके हस्बैंड के कारनामों के बारे में बताता है और कहता है कि जिस ब्लैक गैंग के साथ भी मिला हुआ है वो काफ़ी खतरनाक गैंगस्टर हैं और कई सारे इलीगल काम करते हैं। और सी मिमी के बारे में बताती है कि उसकी एक सिस्टर भी है जिसे वो हर महीने काफ़ी सारे पैसे भेजती है। उनकी बातें सुनने के बाद लीजी कहती है कि अब टाइम आ गया है कि हमें भी अपनी चाल चलनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में लीजी अपने बच्चे के साथ खेल रही होती है, तभी गेट पर कोई आता है। जब वी जाकर गेट खोलता है तो एक लड़की होती है जो कहने लगती है कि मैं मिमी की सिस्टर हूँ। लेकिन मिमी तो अपनी सिस्टर को देखकर डर जाती है और कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। उसकी सिस्टर कहती है कि मुझे तुमसे कुछ पैसे चाहिए थे क्योंकि मुझे अपने कॉलेज की फ़ीस भरनी है। मिमी कहती है कि मैं तुम्हें हर महीने पैसे देती तो हूँ और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें पैसे भिजवा दूँगी। मिमी तो अपनी सिस्टर को भगाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसकी सिस्टर को लीजी रोक लेती है और कहती है कि तुम हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो। यहाँ पर लीजी नोटिस कर लेती है कि उसका हस्बैंड वी लीजी की सिस्टर में भी इंटरेस्टेड है। जब वो लोग डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं तो मिमी की सिस्टर जिसका नाम लिन है वो वी की साइड में बैठ जाती है। लीजी उससे पूछने लगती है कि तुम करती क्या हो, तो वो कहती है कि फ़िलहाल तो मुझे जॉब चाहिए क्योंकि मैं भी इसी सिटी में रहना चाहती हूँ। लेकिन मिमी उससे कहने लगती है कि तुम्हें होम टाउन वापस जाना चाहिए ताकि तुम मॉम डैड के पास रहकर उनका ध्यान रख सको। लेकिन लिन तो साफ मना कर रही होती है और जॉब वगैरह के लिए बोल रही होती है। तो लीजी उसे जानबूझकर कहती है कि तुम्हें मेरा हस्बैंड जॉब दिला सकता है। फिर हम देखते हैं कि लिन तो टेबल के नीचे से पहले से ही वी को सीड्यूस कर रही होती है, तो वी तो तुरंत ही उसे जॉब पर रखने के लिए रेडी हो जाता है और लीजी से कहने लगता है कि तुम कह रही हो तो मैं इसकी मदद कर ही देता हूँ। लेकिन उसकी तो खुद की नज़र होती है लिन पर, जो बात यहाँ पर मिमी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और मिमी अपनी सिस्टर को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। और लीजी भी लिन से कहने लगती है कि तुम्हारी सिस्टर इस घर में रहती है तो तुम भी यहीं पर रह सकती हो और थोड़ा बहुत घर के कामों में भी हेल्प कर देना। जो बात सुनकर लिन भी खुश हो जाती है, लेकिन मिमी का तो दिमाग ही ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लीजी को देखते हैं जो कि अपने फ़ोन में देख रही होती है कि मिमी और उसकी सिस्टर क्या कर रहे हैं, जहाँ पर मिमी तो अपनी सिस्टर को भगाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन लिन साफ मना कर देती है और कहती है कि जैसी लाइफ आप जी रही हैं वैसी लाइफ मैं भी जीना चाहती हूँ। जो मेहनत आप कर रही है वह मैं भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। जिससे मिमी को तो बहुत ही गुस्सा आता है। तभी यहाँ पर लीजी के पास उसकी फ्रेंड का मैसेज आता है कि तुम्हारी कंपनी में वी ने बहुत गड़बड़ कर रखी है, तो तुम्हें एक बार कंपनी जाकर देखना चाहिए। तो लीजी अपनी कंपनी जाती है, लेकिन यहाँ पर उसे कोई भी पहचानता नहीं है क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसके पुराने सारे स्टाफ को चेंज कर दिया होता है और उस ऑफिस में कोई काम तो कर नहीं रहा होता है। बाकी सभी पत्ते खेल रहे होते हैं और मज़े कर रहे होते हैं और कोई भी लीजी को पहचान ही नहीं रहा होता है। तभी वहाँ पर वी का भाई आ जाता है और लीजी को पहचान लेता है
और सबको बताता है कि ये हमारे बॉस की वाइफ है, इस ऑफिस की चेयरमैन, तो इन्हें रिस्पेक्ट दो। जिसके बाद वो उसे केबिन में लेकर चला जाता है और कहता है कि भाई तो किसी काम से बाहर गए हैं, वैसे आप यहाँ पर क्यों आई हैं? आपको तो घर पर रेस्ट करना चाहिए था। लिज़ी कहती है कि बस मैं बोर हो रही थी, इसलिए सोचा कि एक बार ऑफिस में जाकर देख लूँ। तभी वहाँ पर वी की सिस्टर भी आ जाती है और लिज़ी से कहने लगती है कि भाभी आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो आप घर पर रहिए ना, हम लोग हैं ना ऑफिस को संभालने के लिए। लिज़ी को तो उनकी सारी चालें अच्छे से समझ आ रही होती है, लेकिन फिर भी वो वहाँ से चली जाती है ताकि उन्हें कोई भी शक ना हो। लेकिन जब वो जा रही होती है तो याद करती है कितनी मेहनत से उसने अपने इस बिज़नेस को इतना बड़ा बनाया था और उसका स्टाफ और उसका मैनेजर कितना अच्छा था जो हमेशा उसका सपोर्ट करता था। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अपने पुराने स्टाफ को और अपने पुराने मैनेजर को ज़रूर ढूंढेगी कि वो लोग आखिर गए कहाँ। जिसके बाद वो अपने मैनेजर को कॉल करती है, लेकिन कॉल नहीं लगता है। उसके साथ सी और साव दोनों ही होते हैं। जिसके बाद लिज़ी कहने लगती है कि लगता है कि मुझे मैनेजर के होम टाउन जाकर उन्हें ढूंढना होगा। लेकिन साव कहता है कि वहाँ पर मैं जाऊँगा और मैं उन्हें ढूंढ कर लाऊंगा, और वो सी को लिज़ी का ध्यान रखने के लिए कहता है। तो सी कहती है कि ठीक है। जिसके बाद लिज़ी के पास वी की कॉल आती है जो बताता है कि आज रात मैं लेट आऊँगा। जिसके बाद जब लिज़ी घर आती है तो देखती है कि लिन उसके बच्चे के साथ खेल रही है। वो उससे पूछती है कि मिमी कहाँ पर है। लिन कहती है कि उनकी तबीयत ख़राब है, इसलिए वो रेस्ट कर रही है। तो यहाँ पर लिज़ी उसे जानबूझकर बताती है कि आज मेरे हस्बैंड लेट आएंगे, तो अगर तुम जगी रहो तो उनका ध्यान रखना। जो सुनकर लिन तो खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में लिज़ी अपने फ़ोन में देख रही होती है जब उसका हस्बैंड घर आता है। तभी उसके पास लिन आती है एक अच्छी सी ड्रेस पहन के, ताकि वो उसे इम्प्रेस कर सके, और उससे कहने लगती है कि मैं यहाँ पर आपका ध्यान रखने के लिए आई हूँ क्योंकि बाकी लोग सो चुके हैं। मैं आपके कपड़े बदलने में हेल्प करती हूँ। यहाँ पर लिन उसके कपड़े तो उतार रही होती है, साथ ही उसे सीड्यूस भी कर रही होती है। और वी की नज़र तो पहले से ही उस पर होती है, तो इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाता है और उसके साथ रोमांस करने लगता है। लिज़ी कहने लगती है कि बस मुझे इसी चीज़ का इंतज़ार था, अब देखना ये दोनों बहनें कैसे एक दूसरे की दुश्मन बन जाएगी। एक्चुअल में लिज़ी ने ही लिन को बुलवाया होता है ताकि दोनों बहनों में झगड़ा करवा सके। तो यहाँ पर लिज़ी जानबूझकर मिमी के पास कॉल करती है और कहती है कि मुझे पानी चाहिए। जिसके लिए मिमी किचन में जाने लगती है, लेकिन यहाँ पर वो इन दोनों को रोमांस करते हुए देख लेती है, तो वो गुस्से में अपनी सिस्टर पर हाथ उठा देती है और उसे उल्टा सीधा बोलने लगती है, जिससे कि वी को गुस्सा आता है और वो मिमी को मारने लगता है और कहता है कि जैसी तुम हो वैसी ही वो भी है। अगर तुम मुझे खुश कर सकती हो और मैं तुम्हें खुश कर सकता हूँ तो उसके यहाँ रहने से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। मैं तुम्हें भी खुश रखूँगा और उसे भी। जो सुनकर मिमी को तो बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन ये सब कुछ लिज़ी अपने फ़ोन में देख रही होती है और बहुत खुश हो रही होती है। तभी यहाँ पर सी उसके पास एक फ़ोटो सेंड करती है और कहती है कि इस लड़की को मैंने तुम्हारे हस्बैंड के साथ देखा था, क्या तुम इसे जानती हो? लिज़ी जब फ़ोटो में उस लड़की को देखती है तो वो उसे तुरंत ही पहचान लेती है और बताती है कि ये तो मेरी सेक्रेटरी रह चुकी है। और यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब लिज़ी अपनी कंपनी को संभाल रही होती है, तो उसके पास एक लड़की आती है और कहती है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो क्या आप मुझे अपने पास इंटर्नशिप करने का मौका देंगी? मैं आपकी सेक्रेटरी बनना चाहती हूँ। लिज़ी यहाँ पर मान जाती है और उस लड़की को अपनी सेक्रेटरी बना लेती है। लेकिन इसके बाद अफवाहें हुई थी कि वो लड़की अचानक से प्रेग्नेंट हो गई, इसलिए उसने जॉब छोड़ दी। तो लिज़ी समझ जाती है कि ज़रूर उसका हस्बैंड का ही उसकी सेक्रेटरी के साथ चक्कर रहा होगा और उसी ने उसे प्रेग्नेंट भी किया होगा। ये जानकर तो लिज़ी को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसका हस्बैंड तो शुरू से ही कमीना है और उसे सिर्फ पागल बना रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लिज़ी नीचे आती है तो वहाँ पर वी होता है। उससे पूछने लगती है कि तुम रात को कब वापस आए। वो बताता है कि मैं काफ़ी लेट हो गया था, आधी रात हो गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया, तुम्हें सोने दिया। लिज़ी यहाँ पर लिन को देखती है जो कि फूड सर्व कर रही होती है। लिज़ी उससे जानबूझकर पूछने लगती है कि ये तुम्हारे फेस पर क्या हुआ है, रेड रेड सा निशान। लिन कहने लगती है कि मच्छरों ने काट लिया है, लेकिन लिज़ी को तो पता होता है कि असल में किसने काटा है। तभी यहाँ पर मिमी आ जाती है उसके बेटे को लेकर और उसके फेस पर भी रेड निशान होता है, तो लिज़ी उससे भी पूछने लगती है। तो मिमी भी यही कह देती है कि मुझे भी मच्छर नहीं काट लिया है। जो सुनकर लिज़ी हंसने लगती है और कहती है कि अजीब बात है, इस घर में कुछ ज़्यादा ही मच्छर हो गए हैं जो तुम लोगों को काट रहे हैं। और वी से कहने लगती है कि तुम इन मच्छरों से ज़रा बच के रहना। जिसके बाद उसके बेटे को स्कूल छोड़ने का टाइम हो जाता है। रोज़ तो वी के साथ मिमी जाती है उसे छोड़ने के लिए, लेकिन आज मिमी की तबीयत थोड़ी ख़राब होती है, तो इस बात का फ़ायदा उठाते हुए लिज़ी उसे मना कर देती है और कहती है कि आज तुम्हारी जगह तुम्हारी सिस्टर चली जाएगी मेरे हस्बैंड के साथ मेरे बेटे को छोड़ने। लेकिन मिमी मना करने लगती है, लेकिन लिज़ी तो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और अपने हस्बैंड के साथ लिन को भेज देती है, जिससे कि मिमी को बहुत ही बुरा लगता है। उनके जाने के बाद मिमी लिज़ी से कहने लगती है कि आपको मेरी सिस्टर पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक ठीक लड़की नहीं है। मेरा मानना है कि आपको उसे घर से ही निकाल देना चाहिए। लिज़ी को तो अच्छे से पता होता है कि वो ये सब कुछ क्यों कह रही है, लेकिन फिर भी वो उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। जिसके बाद मिमी के पास किसी की कॉल आती है, तो वो उस बंदे से मिलने के लिए कैफ़े में जाती है और लिज़ी भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँच जाती है। एक्चुअल में वो लड़का मिमी का पहला बॉयफ्रेंड होता है, जिससे मिमी कहती है कि मुझे कैसे भी करके उस घर पर कब्जा करना है, लेकिन मेरी सिस्टर यहाँ पर आ गई है, तो तुम मेरी हेल्प करो उसे इस घर से बाहर निकालने में।
उसका एक्स कहने लगता है कि वह इंसान तो बहुत ही घटिया है जो तुम्हारे साथ भी और तुम्हारी सिस्टर के साथ भी अफेयर रख रहा है। तुम उसे छोड़कर मेरे पास आ जाओ। लेकिन मिमी कहती है कि नहीं, मैं तो उसे नहीं छोड़ने वाली क्योंकि वहाँ पर बहुत पैसा है। वो बहला फुसलाकर अपने बॉयफ्रेंड को मना ही लेती है अपनी हेल्प करने के लिए। और यहाँ पर लीजी ने उनकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली होती है। तभी यहाँ पर सी भी आ रही होती है और उन लोगों को यहाँ से जाते हुए देखती है। और वो लीजी को बताती है कि मैंने मिमी को अभी एक बंदे के साथ जाते हुए देखा। लीजी कहती कि हाँ मुझे पता है, मैं उन्हीं के पीछे आई थी। तुम एक काम करो, कुछ लोगों को हायर करो, इन सबके पीछे लगा दो। तो सी ऐसा ही करती है और कुछ लोगों को उनके पीछे लगा देती है नज़र रखने के लिए। जिसके बाद लीजी अपने बेटे को स्कूल रिसीव करने के लिए जाती है, जहाँ पर उसे अपनी वो पुरानी सेक्रेटरी नज़र आती है जिसका नाम सू है। सू के पास वी की मॉम आती है और उससे बहुत ही अच्छे से बात कर रही होती है। साथ ही वो सू की बेटी से तो प्यार कर रही होती है, लेकिन लीजी की बेटी को धक्का देकर दूर कर देती है। तो जल्दी से आकर लीजी अपनी बेटी को संभालती है और उसे बताती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, जो सुनकर उसकी बच्ची उसे हक कर लेती है। जिसके बाद लीजी अपनी सासू माँ से कहने लगती है कि अजीब बात है, आप खुद की बच्ची को तो प्यार नहीं कर रही है और किसी और की बच्ची को प्यार कर रही हैं। तो उसकी सेक्रेटरी सू कहने लगती है कि मैडम आप यहाँ पर, आप गलत समझ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो सिर्फ मेरी बच्ची से प्यार से बातें कर रही थी। और लीजी की सासू माँ भी इस बात को घुमाने लगती है। लेकिन लीजी को तो पहले से ही पता होता है कि वो बच्ची भी वी की है और सेक्रेटरी उसकी वाइफ है। लेकिन फिर भी लीजी उससे कुछ नहीं कहती और सू अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद लीजी अपनी बच्ची को घर ले जाने लगती है तो उसकी सासू माँ रोकती है। लेकिन लीजी नहीं रुकती है तो उसकी सास सबके सामने ड्रामा स्टार्ट कर देती है कि देखो मेरी बहू मेरी बच्ची को मुझसे छीन के ले जा रही है। तो यहाँ पर लोग लीजी के बारे में भला बुरा कहने लगते हैं, लेकिन लीजी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। तभी वहाँ पर वी भी आ जाता है और लीजी से कहने लगता है कि ये तुम क्या कर रही हो, इतने सालों से तो हमारी बच्ची मॉम के पास ही रह रही है, तो तुम उसे रहने दो ना इनके साथ, ये उसे बहुत प्यार करती है। तो लीजी भी अपना इमोशनल ड्रामा करने लगती है कि मैं भी तो कितने टाइम से बीमार हूँ और अपनी बच्ची के साथ नहीं रही, तो मैं भी अपनी बच्ची के साथ रहना चाहती हूँ, पता नहीं मैं कल को मर जाऊँ। अब उसके इस इमोशनल ड्रामे को देखकर वी भी अपनी मॉम से कह देता है कि लीजी को उसकी बच्ची को ले जाने दीजिए। लीजी कार में बैठने के बाद अपनी बेटी से कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है, लेकिन उसकी बच्ची थोड़ी गुमसुम सी रहती है। उसकी ये खामोशी देखकर लीजी समझ जाती है कि इसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया है। जिसके बाद वो अपनी बेटी को शॉपिंग के लिए लेकर जाती है और काफ़ी महंगी महंगी चीज़ें खरीदती है अपनी बेटी के लिए, जिससे कि विके तो होश ही उड़ जाते हैं। तभी वहाँ पर सू भी अपनी बेटी को लेकर आ जाती है। तो यहाँ पर सू की बेटी वी को डैड कहकर बुलाने लगती है। लीजी को तो सब पता होता है, लेकिन फिर भी उससे पूछने लगती है कि ये तुम्हें डैड क्यों कह रही है। वी कहता है कि मुझे नहीं पता और वो सू से कहने लगता है कि तुम्हें अपनी बेटी को मैनर्स सिखाने चाहिए, क्या ये किसी भी अनजान व्यक्ति को ऐसे ही डैडी कह देती है। तो सू भी सॉरी कहने लगती है, लेकिन लीजी को तो अच्छे से पता होता है कि ये लोग ड्रामा कर रहे हैं। लेकिन वो सोचती है कि कर लो जितना ड्रामा करना है, मैं भी देखती हूँ कि आखिर कब तक तुम लोग चुप रह पाते हो। जिसके बाद वो अपनी बेटी और हस्बैंड के साथ वहाँ से चली जाती है। जो देखकर सू को तो गुस्सा आ रहा होता है, इसीलिए वो वहाँ की स्टोर मैनेजर से कहती है कि जो जो ड्रेसेस अभी उस लेडी ने खरीदी है अपनी बेटी के लिए, वही सारी ड्रेसेस मुझे भी अपनी बेटी के लिए चाहिए। और वो भी अपना कार्ड निकाल कर दे देती हैं, जिसका मैसेज वी के पास पहुंच जाता है कि उसकी दूसरी वाइफ ने भी काफ़ी सारी शॉपिंग की है। जो देखकर उसे काफ़ी गुस्सा आता है कि क्या ये दोनों ही लड़कियां पागल हो गई हैं, आज मेरे कितने सारे पैसे उड़ा दिए हैं। घर आकर लीजी अपनी बेटी को लिन से मिलवाती है और फिर उसे अपने बेटे से मिलाने के लिए ले जाती है। और यहाँ पर लिन वी को अकेला देखकर फिर से उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। लीजी अपनी बेटी का काफ़ी अच्छे से ध्यान रख रही होती है और उसे कहती है कि आज से तुम मेरे पास ही रहोगी और तुम्हें अब कोई भी परेशान नहीं करेगा। नेक्स्ट सीन में उसके पास उसकी फ्रेंड का मैसेज आता है और उसे एक पार्टी में बुलाया जाता है। नेक्स्ट सीन पार्टी का होता है, जहाँ पर सू भी होती है और सभी को अच्छे से सर्व कर रही होती है। एक्चुअल में ये सारी लेडीज़ की किटी पार्टी होती है, जहाँ पर सभी सी से लीजी के बारे में पूछने लगते हैं। लेकिन सू तो बहुत खुश हो रही होती है कि वो तो इस पार्टी में कभी आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि उसे तो यही लग रहा होता है कि वो अभी भी बीमार रहती है। लेकिन तभी यहाँ पर लीजी बहुत अच्छे से रेडी होकर पहुँच जाती है, जिसे कि सब देखते ही रह जाते हैं। और सू को तो उसे देखकर बहुत ही जेलसी होती है। यहाँ पर जब सबको बैठने के लिए कहा जाता है तो सू के लिए तो चेयर ही नहीं बचती है, क्योंकि उस चेयर पर लीजी बैठ जाती है। लीजी कहने लगती है कि ओ सॉरी, मैं तो अचानक से आ गई, क्या तुम इस चेयर पर बैठना चाहोगी। और लीजी खड़ी हो जाती है। बाकी लेडीज़ कहने लगती है कि तुम बैठो, हम इसके लिए एक्स्ट्रा स्टॉल मंगवा लेंगे। और सू को मजबूरन इस स्टॉल पर बैठना पड़ता है, जिससे कि उसे बहुत ही एम्बेरस फील हो रहा होता है। जिसके बाद सभी यहाँ पर अपने अपने हस्बैंड और फैमिली को लेकर बातें करने लगते हैं। सू भी बताती है कि मैंने शादी कर ली है और मेरी एक बेटी है और अब मैं एक हाउसवाइफ बनकर रहती हूँ, कोई जॉब वगैरह नहीं करती हूँ। तो सभी उससे कहने लगते हैं कि हमने तुम्हारे हस्बैंड को नहीं देखा है, तो तुम उसे यहाँ पर बुला लो, हम उसे देखना चाहते हैं। जो सुनकर सू तो घबरा ही जाती है, क्योंकि लीजी के सामने तो अपने हस्बैंड को बुला नहीं सकती थी। तो वो बहाना बनाने लगती है कि मुझे मेरा हस्बैंड रिसीव करने आया है, तो मुझे जाना चाहिए। तो लीजी उसे रोक देती है और कहती है कि मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो मुझे भी निकलना है।
और वो सू के साथ जाने लगती है। जब वो दोनों लिफ्ट में होते हैं तो लिज़ी उससे कहती है कि तुम पूरा टाइम घर पर रहती हो तो क्या बोर नहीं होती हो? मैं भी कुछ टाइम से हाउसवाइफ वाली लाइफ जी रही हूँ, लेकिन बहुत ही बोर हो गई हूँ। जब ऑफिस जाती थी तो मेरी एक अपनी पहचान थी, लेकिन अब तो कोई पहचान ही नहीं रह गई है। जो बातें सेक्रेटरी पर भी थोड़ा असर करती है। जिसके बाद जब वो लोग बाहर आते हैं तो यहाँ पर वी खड़ा होता है। सू तो डर जाती है, लेकिन यहाँ पर वी तो लिज़ी को इम्पोर्टेंस देने लगता है और उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें रिसीव करने आया हूँ। लेकिन लिज़ी कहती है कि मैंने तो तुम्हें बुलाया ही नहीं है और ना ही मैंने तुम्हें बताया था, तो तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर आई हूँ? क्या तुम मेरा पीछा करते रहते हो? उसे हंसते हुए कहती है। तो वी भी कहता है कि ऑफकोर्स मुझे तुम्हारे बारे में हर चीज़ पता होती है, इसीलिए मैं तुम्हें रिसीव करने के लिए आ गया। और वो सू की तरफ तो एक बार देखता तक नहीं, जिससे कि सू को बहुत ही बुरा लगता है कि वी उसका हस्बैंड है, लेकिन वो दुनिया के सामने बता भी नहीं सकती। और लिज़ी भी यहाँ पर उसे इसी चीज़ का एहसास दिला रही होती है जानबूझकर। लिज़ी कहने लगती है कि क्यों ना हम इसे भी छोड़ दे, लगता है कि इसका हस्बैंड इसे लेने नहीं आया है। तो सू कहने लगती है कि कोई बात नहीं, शायद वो नहीं आ पाएंगे तो मैं टैक्सी लेकर चली जाती हूँ। वी कहता है कि तुम मुझे एड्रेस बताओ कहाँ रहती हो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। जैसे ही सू अपने घर का एड्रेस बताती है तो वी कहता है कि सॉरी, ये तो अपोजिट साइड पड़ता है, हम उधर नहीं जाएंगे, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ पाऊंगा, तुम टैक्सी से ही चली जाना। और वो लिज़ी को अपने साथ लेकर चला जाता है। जो देखकर सू को तो बहुत ही गुस्सा आता है कि ये मुझे छोड़कर उसे इंपॉर्टेंस दे रहा है, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। नेक्स्ट सीन में वी के पास मिमी आती है और उससे कहने लगती है कि आजकल तुम्हारी वाइफ कुछ ज़्यादा ही बाहर जा रही है, मुझे तो लगता है कि वो कोई प्लानिंग कर रही है। वी कहता है कि तो फिर तुम उस पर नज़र रखो। साथ ही मिमी लिन के बारे में भी बातें कहने लगती है, लेकिन वी उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। तो मिमी उसके क्लोज जाकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन वी उसे अपने से दूर कर देता है, जिससे कि मिमी गुस्से से चली जाती है। और ये सब कुछ लिज़ी मोबाइल में देख रही होती है और खुश हो रही होती है कि आखिरकार दोनों बहनों के बीच में प्रॉब्लम शुरू हो गई है। जिसके बाद लिज़ी की फ्रेंड उसे कुछ चीज़ों के बारे में बताती है और उसे बताती है कि तुम्हारे 25% शेयर हमने वी की सिस्टर से ले लिए हैं। साथ ही उसे बताती है कि सू का वी की मॉम के साथ बहुत झगड़ा हुआ है और शायद वी भी उससे नाराज़ ही चल रहा है। ये जानकर लिज़ी खुश होती है और कहती है कि जिन लोगों ने भी मेरी लाइफ बर्बाद की है उन सभी से मैं बदला लूँगी। नेक्स्ट मॉर्निंग लिज़ी जब अपने घर से रेडी होकर बाहर निकलती है तो मिमी उसे फॉलो करने लगती है, लेकिन लिज़ी को पता होता है कि वो उसे फॉलो कर रही है, इसलिए वो कहती है कि आज तो तुम मेरे पीछे घूमती ही रह जाओगी और साथ ही मैं तुम्हारी दुनिया भी घुमा दूंगी। जिसके बाद पहले जब वो हॉस्पिटल जाती है तो मिमी वहाँ पर भी जाती है। जिसके बाद वो कॉफ़ी सेंटर में अपनी फ्रेंड से मिलती है तो मिमी वहाँ पर भी उस पर नज़र रखे हुए थी। लेकिन फाइनली वो फिर लिज़ी को देखती है एक रूम में जाते हुए एक लड़के के साथ, जो देखकर उसे लगता है कि शायद लिज़ी का उस लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। तो वो जल्दी से वी को फ़ोन करके इस बारे में बता देती है। तो वी गुस्से से वहाँ पर पहुँच जाता है। जैसे ही रूम का गेट खोलता है तो वहाँ पर एक बंदे को शर्टलेस देखता है और साथ ही लूज़ी को देखता है, तो इसलिए उससे झगड़ा करने लगता है और लिज़ी से कहने लगता है कि क्या तुम्हारा इसके साथ चक्कर चल रहा है। इससे पहले कि वो और कुछ बोलता वहाँ पर किटी पार्टी की सारी लेडीज़ आ जाती हैं। वो लोग वी पर ही गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें इस होटल में आकर ऐसा तमाशा नहीं करना चाहिए, हम लोग यहाँ पर बस बिजनेस डील के बारे में बातें करने आए थे। वो लोग वी को ही गलत ठहरा देते हैं और बताती है कि ये तो मेरा बॉडीगार्ड है, ये सिर्फ लाइट चेंज कर रहा था। वो लिज़ी को एक इनविटेशन कार्ड देती है और कहती है कि इसके लिए तुमने ये सब कुछ किया था, लेकिन शायद तुम्हारे हस्बैंड को इस चीज़ की कदर ही नहीं है। वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। ये सब देखकर लिज़ी सोचने लगती है कि सच में इन्होंने तो बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। जिसके बाद भी लिज़ी से बात करने की कोशिश करता है कि सॉरी मैंने तुम्हें गलत समझा, लेकिन लिज़ी उससे नाराज़ होने लगती है और देखती है कि मिमी वहाँ पर है तो कहती है कि तुम इस मिमी के कहने पर यहाँ पर आए हो, इसके कहने पर तुम मुझ पर डाउट कर रहे थे, और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। तो वी यहाँ पर मिमी पर गुस्सा करने लगता है। जिसके बाद जब वो दोनों लिफ्ट में जा रहे होते हैं तो मिमी साथ आने की कोशिश करती है, लेकिन वी उसे धक्का दे देता है। घर आकर भी लिज़ी अपने हस्बैंड पर बहुत ही गुस्सा कर रही होती है और कहती है कि तुम इस लड़की के कारण मुझ पर शक कर रहे थे, क्या तुमने इसे मेरे पीछे लगा रखा है? तुम्हें पता क्या है कि मैं वहाँ पर गई क्यों थी? मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी का इन्विटेशन कार्ड मिला है जिससे कि हमारी कंपनी को बहुत फ़ायदा हो सकता था, लेकिन तुमने तो वहाँ पर सबके सामने मेरी इंसल्ट ही करवा दी। वी यहाँ पर उससे प्यार से बात करने लगता है, उससे माफ़ी भी मांगता है, लेकिन लिज़ी तो उन दोनों पर ही गुस्सा कर रही होती है क्योंकि इतने दिनों बाद आज ही तो उसे मौका मिला है। वो कहती है कि मुझे पता चला है कि हमारी कंपनी बहुत ही लॉस में जा रही है और हमारी सारी सेविंग्स भी ख़त्म हो रही है, आखिरकार तुम कंपनी को कैसे हैंडल कर रहे हो? वी कहता है कि हमें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है जिससे कि हमें बहुत फ़ायदा होगा। तो लिज़ी गुस्से से कहने लगती है कि अगर तुमने एक हफ्ते के अंदर उस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट सबमिट नहीं की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। साथ ही वो अपने पुराने मैनेजर के बारे में भी पूछने लगती है कि वो हमारे कितने काम आते थे, वो कहाँ पर है, तुम मुझे बताओ। यहाँ पर वी याद करता है कि उसने और उसकी पूरी टीम ने मिलकर मैनेजर को तो किडनैप कर रखा है और उन लोगों ने उसे बहुत ही परेशान किया है। ये सब सोच रहा होता है लेकिन उसे कुछ भी जवाब नहीं देता। लिज़ी उस पर गुस्सा करने लगती है कि मैं तुम्हें एक हफ्ते का टाइम दे रही हूँ,
या तो नए प्रोजेक्ट की रिपोर्ट सबमिट करो या फिर हमारी कंपनी को भूल जाओ, क्योंकि भूलो मत कि अभी भी इस कंपनी की चेयरमैन मैं हूँ, तो मैं तुम्हें निकाल सकती हूँ ऑफिस से। वी अभी भी उससे प्यार से ही बात कर रहा होता है कि मैं 1 हफ्ते में रिपोर्ट सबमिट कर दूंगा, तुम इतना गुस्सा मत करो। फिर लिज़ी मिमी की तरफ देखकर कहने लगती है कि क्या ये तुम्हारे कान भर रही है, या फिर ये मेरे मरने का इंतज़ार कर रही है और मेरे मरने के बाद मेरी पोजीशन लेना चाहती है इस घर में। मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि तुम दोनों के बीच में ही कुछ चल रहा है। वी कहने लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो, मेरी लाइफ में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। और वो मिमी से कहने लगता है कि इससे माफ़ी मांगो क्योंकि आज तुमने मैडम पर शक किया है। तो फिर मिमी नीच पर बैठकर माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन लिज़ी अभी भी उसके कैरेक्टर को लेकर उसे काफ़ी बातें सुना रही होती है। तो मिमी गुस्से में उसके हस्बैंड के बारे में बताने ही जा रही होती है, लेकिन वी उस पर हाथ उठा देता है, जिस वजह से मिमी डर जाती है और फिर कुछ भी नहीं कहती है। लिज़ी यहाँ पर गुस्से से कहती है कि इन दोनों को ही मेरे घर से निकाल दो और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वी मिमी को हाथ लगाने की कोशिश करता है और कहता है कि क्या तुम डर गई, क्या तुम मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मिमी तो उससे बहुत ही डर जाती है और कुछ भी नहीं कह पाती, और वी हंस रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वी ने ही सारा खाना रेडी किया होता है। जब लिज़ी अपने बच्चों के साथ आती है तो वी उसे खाना खाने के लिए कहता है, लेकिन लिज़ी कहती है कि मैं अपने मॉम डैड के पास जा रही हूँ, फिलहाल मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है। वी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लिज़ी उसे हाथ भी नहीं लगाने दे रही होती है। वी कहने लगता है कि मैंने इन दोनों को जॉब से निकाल तो दिया है और मैं कंपनी का काम अच्छे से करूँगा, आखिर तुम इतनी नाराज़ क्यों हो रही हो, प्लीज़ नाराज़गी छोड़ दो। लिज़ी कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है, मुझे अपने मॉम डैड के पास जाना है। लेकिन फिर वी तो अपनी वाली पे आ जाता है और उस पर बहुत ही गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा पाओगी। तभी वहाँ पर सी आती है लिज़ी से मिलने के लिए, लेकिन वहाँ पर लिज़ी नहीं होती। वो वी से पूछती है कि वो कहाँ पर है। वी कह देता है कि वो तो कब की जा चुकी है। सी यहाँ पर उसे पूरे घर में ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती है, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और इस बारे में साव को बताती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिज़ी को तो उसी घर में वी ने किडनैप करके रखा है और उससे कहने लगता है कि तुम तो मेरा सारा प्लान बिगाड़ने के लिए तैयार बैठी हो। लगता है कि तुम भी उसी जगह जाना चाह रही हो जहाँ पर मैंने उन तीनों को भेजा है। यहाँ पर वो उसे काफ़ी डराने लगता है और कहता है कि मैंने तुम पर 10 साल इन्वेस्ट किए हैं, सोचा था कि लाइफ काफ़ी चैन से जाएगी, लेकिन तुम हो कि बीच में मेरा चैन खराब करने की कोशिश कर रही हो। अब तुम अपनी गलतियों की सज़ा भुगतोगी। ये बोलकर उसे मारने लगता है और काफ़ी डराने लगता है और कहता है कि मैं 10 साल से तुम्हारे साथ प्यार की एक्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ रहना नहीं चाह रही हो, तुम भी मेरे किसी काम नहीं आ रही हो। चलो मैं तुम्हें भी वहीं भेज देता हूँ जहाँ पर मैंने और लोगों को भेजा है। लिज़ी काफ़ी डरने लगती है और कहती कि हमारे बच्चों को कुछ मत करना और ना ही मेरे मॉम डैड को कुछ करना, तुम जो कहोगे मैं वही करूँगी। लेकिन वी तो उसकी एक भी नहीं सुनता और कुछ लोगों के साथ उसे वहाँ से भेज देता है, जिसके बाद वो लोग लिज़ी को ज़बरदस्ती एक कंटेनर में डाल देते हैं, जिसमें पहले से ही मिमी, लिन और सू भी होती है। थोड़ी देर बाद वो गुंडे वापस आते हैं और कहते हैं कि इन लोगों को हमें दूसरी कंट्री में सप्लाई तो करना ही है, लेकिन उससे पहले इनके साथ कुछ मज़े कर लिए जाए। तो वो लोग उन सभी को बाहर निकाल लेते हैं और उनके साथ बदतमीज़ी करने लगते हैं। एक बंदा यहाँ पर लिज़ी के साथ भी मिसबिहेव कर रहा होता है। वो उसे मारकर खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे पकड़कर मारता है और उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर काफ़ी सारे सोल्जर आ जाते हैं, जिनमें से एक सोल्जर साव होता है जो कि लिज़ी की जान बचाता है। लिज़ी उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। साव उसे संभालता है और अपना फेस मास्क भी हटा देता है, जिसे देखकर लिज़ी को पता चल जाता है कि साव ही उसका चैंग है। चेंग को देखकर उसको पुरानी बातें याद आती है कि किस तरह पहले भी चेंग ने उसकी जान बचाई थी, और वो चेंग को टाइटली हक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वी और उसके भाई बहन सभी को जेल हो जाती है, क्योंकि सारे ही ब्लैक गैंग के मेंबर्स होते हैं और सारे इलीगल काम करते हैं। नेक्स्ट सीन में चेंग के साथ लिज़ी के दोनों बच्चे होते हैं और यहाँ पर सी लिज़ी से कहने लगती है कि अब तुम्हारी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है, तुम्हारी कंपनी फिर से पुराने स्टाफ के साथ स्टार्ट हो गई है और अच्छा खासा ग्रो कर रही है। साथ ही तुम्हें वी से डिवोर्स भी मिल गया है और उन लोगों को भी उनके किए की सज़ा मिल रही है जेल में। तो क्यों ना तुम भी अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, तुम्हें चेंग से शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि तुम उससे ही प्यार करती हो। लिज़ी कहती है लेकिन उसके लिए ये ठीक नहीं होगा क्योंकि अब मेरे 2 बच्चे हैं। सी कहने लगती है कि भले ही तुम्हारे बच्चे हैं, लेकिन तुम इतनी बड़ी कंपनी की चेयरमैन हो, ये कोई कम बात है। फिर वो कहती कि अब जब चेंग तुम्हारे साथ है तो तुम्हें उससे शादी कर लेना चाहिए, क्योंकि पास में तो उसने तुम्हें इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उसे लगता था कि उसकी जॉब तुम्हारे लिए खतरा बन सकती है, इसलिए वो जानबूझकर तुमसे दूर चला गया था। लेकिन अब वो भी समझ गया है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो और उसकी फैमिली को भी तुम पसंद हो और वो तुम्हें जैसी हो वैसी ही एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। तो अब तुम्हें उसके साथ नई शुरुआत करनी चाहिए। लिज़ी इस बारे में सोचने लगती है, तभी उसकी बेटी उसे आवाज़ देती है कि मोमो प्लीज़ आप हमारे साथ आ जाइए ना। और चेंग भी उसे अपने पास बुलाता है, तो लिज़ी भी दौड़कर उनके पास जाने लगती है और सभी साथ में बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर सी पीछे से उनका एक फ़ोटो भी क्लिक करती है और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।